में अहमद अली फयाज़ का पुरखुलूस आदाब। जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता 10-15 साल के दौरान ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के साथ साथ मीडिया के शोबे में भी टेक्नोलॉजी और कंटेंट के एतबार से काफ़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो चुकी हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जम्मू व कश्मीर में जो पेशेवर सहाफ़ी हैं वो इस तब्दीली में अपने आप को रंगने में थोड़ा कतरा रहे हैं और इनको भी इस जैसे कि मुल्क के बाकी हिस्सों में या दुनिया के बाकी हिस्सों में प्रिंट से टेलीविज़न और सोशल मीडिया की तरफ जो मराजियत है, जो ट्रांजिशन है, इसमें इनको अपने आप को डालना चाहिए। इस वजह से एक खला सा पैदा हो चुका है और उस खला को दूर करने की ज़िम्मेदारी हम लोगों पर भी है। इसी ज़रूरत के पेश नज़र हम आज से इस चैनल का आगाज़ कर रहे हैं। इसका नाम पाकिस्तान रहेगा और उसमें हम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में नाम कमाने वाले उन शख्सियतों के साथ गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू करेंगे जो काफ़ी नुमायाँ है अपने अपने शोबों में, या जो एक सबकत हासिल कर रहे हैं दूसरे लोगों के मुकाबले में। इस सिलसिले में आज हम इस प्रोग्राम का आगाज़ शुरू कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खुशामदीद प्रोग्राम में। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपसे इस प्रोग्राम के सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने इसलिए भी आपके साथ बातचीत करने की इस दावत को एक्सेप्ट किया कि आज पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सियासतदान और दुनिया का प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो बटा हुआ सियासतदानों के बीच में, चाहे वो लेफ़्ट हो, सेंटर हो, राइट हो, और जो असली आवाज़, आवाम की आवाज़। पॉलिटिशियन तो बटे हैं, मीडिया बटा है, लेकिन आवाम तो नहीं बटी है। आवाम की कुछ सियासी सोच भी है, लेकिन बहुत सारा बड़ा तबका बैनुल अक़वामी सतह पर और मुल्की सतह पर और हमारी रियासती सतह पर जो किसी के साथ नहीं है, जो सच के साथ है और बीच वाले रास्ते पे चलना भी चाहता है और बीच वाली बात सुनना भी चाहता है, लेकिन सुनाने वाले और लिखने वालों की बहुत कमी है क्योंकि वो भी बट गए हैं। मुझे फ़ख्र है कि आप बीच वाले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। शुक्रिया। और जो सच है, क्योंकि गलतियां हर एक सियासतदान करता है, हर एक मीडिया हाउस करता है, मीडिया पर्सन करता है, लिखने वाला करता है, लेकिन सोच समझ के गलतियां करना उस पर ज़रा अफसोस होता है। सियासी सोच हो, लेकिन उसके साथ साथ एक उसका अपना वकार भी होना चाहिए, एक अपनी सोच भी होनी चाहिए कि ये रास्ता दुरुस्त है, चाहे मजबूरी में इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, लेकिन वो रास्ता ठीक नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप जैसे अभी भी लिखने पढ़ने वाले जो लोग हैं, उनको मंजर आम पे आने के लिए और अपनी बात सुनाने के लिए अपनी बात भी सुनानी चाहिए, और जो दूसरे लीडरान हैं, और न सिर्फ लीडरान, बाकी जो आवाम के नुमाइंदे हैं, उनसे भी बात करनी चाहिए। सही बात है, इत्तेफाक कर रहा हूँ मैं आपके साथ। और आपके इन तमहीदी कलमात के बाद हम जानना चाहेंगे डायरेक्टली, बराह रास्त उस सूरत हाल की तरफ जहाँ पर आपकी विलादत हुई, जम्मू कश्मीर के उस इलाके में जो काफ़ी पसमानदा था, ज़िला डोडा का भलेसा इलाका, और वहाँ से हालांकि कई शख्सियतें वहाँ से पैदा हुई थी सियासत के शोबे में। अगर हम देखेंगे अब्दुल गनी गोनी साहब, शेख गुलाम मोहम्मद बद्रवाही और मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी, उसके बाद बशीर अहमद किचलू भी आए, देवीदास ठाकुर भी अगर हम गिनेंगे उनको भी, पोगल परिस्ता। हाँ, तो बहुत सारी शख्सियात, मैं कह रहा हूँ कि सियासत में बहुत सारी शख्सियात, और इनमें बहुत सारे लोग वो थे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता हुए। और लेकिन आप शुरू से कांग्रेस के साथ रहे और तकरीबन 49 साल वहाँ कांग्रेस के साथ वाबस्ता रहे। हम इसकी तरफ आ जाएंगे कि आप निकले क्यों कांग्रेस से। पहले जानना चाहेंगे कि वो कौन से हालात थे जहाँ पे आपकी इब्तिदाई तालीम हुई
और आपके घर का माहौल क्या था, आपके वालिद साहब का पेशा क्या था, उनके शौक क्या थे, वो जानना चाहेंगे हम, क्योंकि एक पॉडकास्ट है तफसील मेरे से ख्याल जानना में बहुत बड़ी कहानी है और उसमें मैंने ऑटोबायोग्राफी बहुत अच्छी मोटी ताज़ी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन हम ऑडियो विजुअल में मैं चाहता हूं कि अब वो ये उस पे एक तो समय बहुत लगेगा, मुख्तसरन बहुत बताएं। टाइम लगेगा। लेकिन ये हकीकत है कि ज़िला डोडा बहुत वसी है और शायद सुनने वालों को अजीब लगेगा। ज़िला चिनाब वैली, जिसको अब चिनाब वैली कहते हैं, क्योंकि ज़िला डोडा इतना वसी था कि मैंने ही चीफ मिनिस्टर होते उसके 3 हिस्से बनाए थे। और जो पुराना ज़िला डोडा था, जिसको अब चिनाब वैली कहते हैं, इसका साइज़ उतना ही जितना पूरी कश्मीर की 10 डिस्ट्रिक्टों का साइज़ है। ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं हो, लेकिन वैली तो बहुत मैदानी इलाका है। वो तकरीबन 95% पहाड़ है। पूरा ज़िला डोडा या ज़िला डोडा, अब उसमें ज़िला किश्तवाड़ है, ज़िला रामबन है, ये 90 से 95% में पहाड़ है और पहाड़ भी बहुत सख्त है। गुज़िस्ता चंद 50 सालों में और ख़ास तौर पे जब मैं चीफ मिनिस्टर था, जहाँ के पूरे रियासत में सड़कें, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल बनाने का काम किया, वहाँ ज़िला डोडा की तरफ भी ध्यान दिया। उसको 3 हिस्सों में बांटा ताकि ज़रा वसी पैमाने पे उसकी कारकर्दगी को देखा जाए, एडमिनिस्टर किया जाए। लेकिन इतना पहाड़ी और इतना वसी है, उसे 100 साल भी अगर हम लगाएंगे तो अभी वो जम्मू सूबा या कश्मीर सूबा के दूसरे हिस्सों की तरह नहीं बन सकता। तो उसी पहाड़ी इलाके में, और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि चिनाब वैली के जितने भी मुसलमान हैं, तकरीबन 90% वो सब कश्मीरी हैं। जो कश्मीरी बोलते हैं वो सब कश्मीरी में हैं। और उन 90% में भी 90% साउथ कश्मीर के हैं। जैसे हम भी साउथ कश्मीर, हम भी कोकरनाग के हैं। आप अगर देखेंगे ये सुरुडी साहब, ये भी साउथ कश्मीर से। हमारे सोहरवर्दी साहब, वो भी शायद कश्मीर से ही है। सुरुडी साहब बिजबियारा से हैं। मजीद वानी और किसी इलाके से हैं। तो आपका ये 200 साल 300 साल की तारीख है जब ये अलग अलग मौकों पे वहाँ चले गए हैं। तो मेरे वालिद साहब, उनका जो ज़मींदार तो थे ही जहाँ है उस इलाके में, अच्छे ज़मींदार थे, लेकिन वो ठेकेदार थे, अच्छे ठेकेदार थे। रियासत के कुछ चंद ठेकेदार, उन दिनों जंगलात के ठेके होते थे, रोड के बहुत कम होते थे। और सुबह जम्मू में 2-3 जो ठेकेदार, उनमें वो एक थे, और साथ साथ सियासत में करते थे। तो जाहिर है 65 से पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थी, कांग्रेस थी नहीं, तो वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे और तहसील प्रेसिडेंट थे। तो मैं जब 8वीं क्लास में था तो मेरे वालिद साहब मुझे मेंबरशिप करने और कराने में ले, क्योंकि उनके पास बहुत सारे मज़दूर काम करते थे। 1000-1200 मज़दूर काम करते थे जंगलात में, रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जंगलात में होते थे। और फिर वो 6 महीने साल के बाद आते थे हिसाब वगैरह करने के लिए, तो बहुत तादाद में होते। तो मेरी वो ड्यूटी लगाते थे जब मैं स्कूल से आता था कि आप इनकी मेंबरशिप काटो, लेकिन 2 आने ले लेना। 2 आने थी मेंबरशिप। मेंबरशिप किसी पार्टी की? नेशनल कांग्रेस पार्टी एक ही थी। अच्छा, तब पार्टी कहाँ थी? ऑनली नेशनल कॉन्फ्रेंस। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 1965 में पहली दफा बनी। जी हाँ, 1965 तक हमारी रियासत में एक ही पार्टी थी, वो थी नेशनल कांग्रेस। जम्मू में वो बीजेपी, उसके अलग अलग नाम बढ़ते गए हर 5 साल 10 साल के बाद। लेकिन चिनाब वैली और बाकी रजौरी, पुंछ और कश्मीर में एक ही पार्टी थी। तो मैं इनकी मदद करता था स्कूल के वक़्त में भी, फिर कॉलेज के वक़्त में। फिर मेरे चाचा थे गुलाम रसूल आज़ाद, बहुत मशहूर नाम रहा है, एजुकेशनिस्ट हैं। तो हम इकट्ठे थे, 2 ही भाई थे वो, मेरे बाप और मेरे चाचा। और एमए के बाद वो इंग्लैंड भी गए थे, वहाँ से पढ़ने के बाद वो डिप्टी डायरेक्टर बने, डायरेक्टर बने।
तो वो जब कश्मीर आए तो मैं उनके साथ यहाँ आया, तो मैं एसपी कॉलेज में पढ़ा। तो 12th क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक मैं एसपी कॉलेज में ही पढ़ा। 6 महीने एसपी कॉलेज, 6 महीने साइंस कॉलेज जम्मू, क्योंकि डायरेक्टर का ऑफिस 6 महीने जम्मू होता था। उन दिनों एक ही डायरेक्टर, आज तो 10-20 डायरेक्टर हैं। उस वक्त एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, को एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह का एक ही डायरेक्टर होता था, जो कि आज 15-20 डायरेक्टर है। और पावर्स मिनिस्टर से ज़्यादा होती, ट्रांसफ़र अपॉइंटमेंट डायरेक्टर करते थे उन दिनों में, सेक्रेटरीट किसी को मालूम भी नहीं था। तो फैमिली को पूरी इजाज़त होती थी, बच्चे अगर पढ़ते हैं तो 6 महीने यहाँ। तो वो 3 साल में 6 महीने गर्मियों में एसपी कॉलेज पढ़ा और 6 महीने साइंस कॉलेज जम्मू। और एमएससी के लिए मैं फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी ही पढ़ा पूरा 3 साल। तो इस तरह मैं एसपी कॉलेज में भी स्टूडेंट एक्टिव रहा, लेकिन एज पूरा तब तक तो कांग्रेस आ गई थी। तो कांग्रेस लीडरशिप की वो बहुत तफसील से मैंने लिखा। तब नारे बहुत दिए जाते थे सेपरेटिज्म के, तो 14 अगस्त को भी लोग झंडा चढ़ाते थे, और हमारी बहुत कम तादाद थी जो 15 अगस्त को झंडा चढ़ाते थे। अच्छा। ये इस तरह कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही सिलसिला था। तो बहरहाल चाहे वो एसपी कॉलेज हो, चाहे जम्मू साइंस, वहाँ जम्मू साइंस कॉलेज में बीजेपी का ज़्यादा असर रहता था, लेकिन हम अपनी कांग्रेस पार्टी को ज़िंदा रखते थे। और कश्मीर यूनिवर्सिटी में फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी एमएससी के बाद मैंने फर्स्ट क्लास में एमएससी किया, फिर रिसर्च करने लगा ज़ूलॉजी में। हाँ, ज़ूलॉजी के बाद रिसर्च करने वाला। तो लेकिन स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, वो स्टूडेंट लीडरशिप तो हम स्कूल से ही थे। तो फिर मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। यहाँ यूथ कांग्रेस स्टेट की होती नहीं थी। इसमें यूनिवर्सिटी में कोई याद हैं जो आपके साथ उन दिनों पढ़ते थे? बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम। लीडर तो कोई है नहीं, लेकिन बहुत सारे सर्विस में बड़ी सीनियर ऑफिसर्स रहे। तो फिर मैं यूथ कांग्रेस की, और मैं स्टेट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना। स्टेट यूथ कांग्रेस में 75-76 यहाँ रहा। और 77 में जब इंदिरा गांधी हारी, तो सब स्टेट प्रेसिडेंट को दिल्ली लिया गया कि अब दिल्ली का सिस्टम चलाओ, क्योंकि कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के 90% लोग भाग गए थे इंदिरा गांधी को छोड़कर। तो फिर वो 77-78 वाला जो मौका था, मैं जनरल सेक्रेटरी वहाँ बना। वो बड़ा, कभी जेल के अंदर, कभी जेल के बाहर, मुल्क के अलग अलग हिस्सों में संजय गांधी के साथ। थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा मैं कि आपने शुरू किया था ब्लॉक सेक्रेटरी, भले सा वो मैंने इमीडिएटली एमएससी करने के बाद, फौरन बाद, यूथ कांग्रेस में ज्वाइन करने से पहले 73 स्टेट के 72 में, वो 73 में मैंने जब एमएससी किया, तो मेरे फादर ने कहा कि अभी ब्लॉक से नहीं, ब्लॉक सेक्रेटरी पहले। हाँ, ब्लॉक सेक्रेटरी। आज एमएससी वाला फर्स्ट क्लास कश्मीर यूनिवर्सिटी, जबकि कुछ मेरे ख्याल में मैं पहला एमएससी था उस तहसील से, ज़ूलॉजी वाला। लेकिन तब आज की तरह ये निचली सतह पे काम करने वाला कोई नहीं, आज नहीं। मेरे ख्याल में अगर हम 10 लाख भी उसको तनख्वाह दें कि ब्लॉक सेक्रेटरी का काम तो एमएससी करके करो, जबकि आपके आज लाखों एमएससी हैं, पीएचडी है। तो 2 साल के अंदर अंदर आपको जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस का सदर बन, क्यों यूथ, यहाँ यूथ कांग्रेस था नहीं, प्रेसिडेंट किया गया। यूथ कांग्रेस थी नहीं, क्योंकि कांग्रेस खुल अब ये 8-10 साल पुरानी थी, 65 में कांग्रेस बनी थी, तो इसलिए यूथ कांग्रेस का तो यहाँ सवाल ही नहीं। तो बहुत कम अरसा में यहाँ रहा। मुफ्ती साहब तब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। मैं मुफ्ती साहब का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी रेख देख में मैंने बहुत सीखा। वो बहुत मेहनती थे, बहुत मेहनती थे, बहुत काम करते थे, और पूरी रियासत में घूमते थे। तो मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट, मैं उनके साथ पूरी रियासत में घूमा। एज स्टूडेंट भी मुझे बहुत शौक था। मैं स्टूडेंट चाहे जम्मू कॉलेज में था, या एसपी कॉलेज में था, या कश्मीर यूनिवर्सिटी में था, तो मैं छुट्टियों में, चाहे गर्मियों की छुट्टियां हों, सर्दियों, एक न एक डिस्ट्रिक्ट ज़रूर जाता था रियासत की देखने के लिए। मेरे ख्याल में जब तक मैंने एमएससी पास किया
तो मैंने रियासत की तकरीबन सभी रियासतें लद्दाख मिलाकर, लद्दाख ही जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहाँ परमिट के बगैर जा नहीं सकते थे। जम्मू कश्मीर के लोगों को भी परमिट लगता था। मैं जब एमएससी में था तो मुझे 6 महीने लगे सेक्रेटरीट में जाता था और परमिट बनाने के लिए, लद्दाख जाने के लिए। लेकिन गए, वो एक अलग तजुर्बा है, मैंने अपनी बुक में लिखा। 24 घंटे में एक बस जाती थी, 12 घंटे यहाँ से लगते थे ले, रात को वहाँ ले, होटल ढाबा जैसे थे होते थे, और वहाँ से 12 घंटे दूसरे दिन ले में लगते थे। तो मैं और मेरे दोस्त बशारत साहब, तो हम यहाँ से गए, बस में गए, और द्रास में बस खराब हुई। बहुत 8-9 घंटे लगे थे यहाँ से द्रास, और सामान हमारा बस के ऊपर था। 8-10 दिन का ले का हमारा प्रोग्राम था। बस खराब हुई और ड्राइवर ने कहा कि कल तक कोई इसी गाड़ी में बैठना पड़ेगा। समर था, अल्लाह के फजल। होटल नहीं थे आसपास में? नहीं, द्रास में कौन सा होटल? अच्छा, द्रास में तो नामो निशान नहीं था। अब उन दिनों नहीं होंगे। तो ये कैलेंडर, ये जो क्लीनर है, ये जाएगा और किसी ट्रक में श्रीनगर, और कल आएगा वहां से मैकेनिक को। तो फिर हमने क्या, फिर वो ट्रक थे उन दिनों जो जाते थे सामान लेकर ले के लिए, वो आते थे ट्रक। लेकिन वो आगे 4-4, 5-5 आदमी उनको पहले ही बैठे होते थे ड्राइवर के साथ। एक आध जगह खाली होती, उसमें हम लोगों ने लेडीज भेजना शुरू किया। तो फिर एक आध और ट्रक आया, उसने कहा आगे मेरे 4 लोग बैठे हैं, तो पीछे अगर बैठना है, लेकिन ऊपर आटे की बोरियां हैं, उनके ऊपर बैठना होगा। हमने कहा हम बैठेंगे। करगिल तक ही बैठना था, तकरीबन 27 किलोमीटर। नहीं यार, उस वक्त तो 3, अच्छा, उन दोनों ज़्यादा टाइम लगता था। तो उसने हमें आटे की बोरियों को ज़रा उधर निकाला, बीच में बिठाया, और जो ही मोड़ लगता था तो वो आटे की बोरियां हमारे टांगों पे आ जाती, फिर हम उनको उठाते। और जब रात के 12 बजे हम कारगिल पहुंचे, तो सामान उठाने के वो मजदूर वगैरह आते हैं, सामान यहाँ और होटल, इसमें रहो इसमें रहो, तो वो पहचाने नहीं जाती थी, क्यों हमारी भुएं और बादल, ये बाल उस आटे से इतने सफ़ेद हो गए। लेकिन हम रात को रहे किसी वही होटल जो थे, ऑर्डिनरी होटल, खाना वाना मिला, और सुबह फिर दूसरी बस से पहुंचे। तो लेकिन ले हमने देख ही लिया। तो ये ख्वाहिश थी पूरी देखने के लिए। इसीलिए मैंने यूथ कांग्रेस के ज़माने में ही और पूरी कांग्रेस के ज़माने में मैंने शायद हिंदुस्तान का कोई इंच नहीं होगा जो नहीं देखा होगा। मैं ये कह सकता हूँ वसूख से कि हिंदुस्तान में शायद मैं पहला आदमी होऊंगा कि जिसने तकरीबन 100% डिस्ट्रिक्ट देखे होंगे हिंदुस्तान के, घूमा होगा रोड से, और 90% ब्लॉक देखे होंगे। हम आएंगे अभी कि जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के सदर से आप ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के सदर बने। 5 साल के अंदर अंदर ये इतना, मतलब ये अचीवमेंट कैसे हो गई। लेकिन
हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई इलेक्शंस लड़े हैं, आपकी सारी ज़िंदगी जो है तकरीबन 52 साल। चाहे मैंने लड़े कम है, लड़ाई बहुत है, हाँ, हजारों इलेक्शन। लड़ाई, हाँ, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन जो आपने इलेक्शंस लड़े हैं, जैसे कि 3 इलेक्शन आपने लड़े, इंद्रवाल से आपने 1977 का इलेक्शन लड़ा, आपने 959 वोट्स आपने वहाँ से हासिल कर लिए। और मुझे याद है इंडिया टुडे में एक आर्टिकल छपा था, उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से किसी ने पूछा था, उन दिनों शेख साहब से किसी ने पूछा था कि गुलाम नबी आज़ाद, जब आपको 1980 में जब आप वाशिम से मुंतखब हो गए और आपने 2-2.5 लाख वोट वहाँ से हासिल कर ले, तो उनको बताया गया कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने वहाँ से एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है महाराष्ट्र से। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा था कि जब ये यहाँ से 1000 वोट हासिल करेंगे तब मैं उनको लीडर मानूंगा। इनका इशारा था कि 1977 का जो आपने इलेक्शन लड़ा था इंद्रवाल से, उसमें आपने 959 वोट से हासिल कर ले। लेकिन बाद में आपने बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसमें कर ले, आपने ही रिकॉर्ड कायम कर लिया जो 2006 में आपने इलेक्शन लड़ा। बाद में दूसरा जो आपका 58,018 वोट्स का, जो अभी तक किसी ने वो तोड़ा नहीं है। मैं सोच रहा था कि शायद 2014 में सतपाल शर्मा तोड़ेंगे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी थी जम्मू वेस्ट, लेकिन तोड़ नहीं पाए। 50,000 का रहा, 58,000 पे नहीं गए। वो अभी तक मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड है जम्मू कश्मीर में। हालांकि इसके बाद आपने एक और लड़ा 2008 का, और उसमें भी असेंबली का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से अच्छा रिकॉर्ड था। नहीं, असेंबली का हाँ, मैं ही हूं। तो ये असेंबली के जो आपने इलेक्शन लड़े, और इसके अलावा जो आपने लोकसभा के भी आपने 3 इलेक्शन लड़े, जो आपने वाशिम से 280 का 84 का इलेक्शन अच्छी बहुमत के साथ जीते, और बाद में आप आए कश्मीर की तरफ। वाहिद इलेक्शन जो आपने लोकसभा के लिए लड़ा 2014 में, लेकिन वो आपने हारा, वहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ से मुंतखब हो गए थे। तो ये आपके हैं। लेकिन ज़्यादातर आप रहे 28 साल राज्यसभा के मेंबर आप रहे, 9 साल आप लोकसभा के मेंबर रहे, 3 साल आप तकरीबन जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। तो इसमें हम जानना चाहेंगे कि आप 1975 से 80 तक इन 5 साल में आपने क्या किया कि एक मुसलमान होने के बावजूद, जम्मू कश्मीर के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद, आप ऐसी एक जगह पे पहुंच गए जहां पे बहुत मुश्किल से कोई लोग, जैसे आपसे पहले आनंद शर्मा थे, उनका नाम आनंद शर्मा ही था, जो आपसे पहले थे, बड़े बड़े लोग वहां पे आए थे इस पद पे। तो ये एक आपने कैसे अचीव कर लिया? मेरे ख्याल में फिरका परस्ती है, उसमें कोई शक नहीं, यहां भी है, मुल्क में भी है। लेकिन जो आम जनता है वो मेरिट को भी देखती है। मेरिट कई किस्म का होता है, लेकिन सियासत में और ख़ास तौर से तंजीम में मेरिट को अवाम बहुत तरजीह देती, और ख़ास तौर से इंदिरा गांधी बहुत तरजीह देती थी, मेरिट देखती थी। जैसे मैंने कहा कि मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ज़माने से पूरी जगह जाने का, घूमने का। यहाँ भी सियासतदान हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। स्टेट का मालूम ही नहीं है कहाँ है शुरू, कहाँ होती है, कहाँ ख़त्म होती है। तो हिंदुस्तान में ऐसे हैं, वो भी फलते हैं, लेकिन उसका एक अलग पहलू है, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे। लेकिन मैं उन पहलुओं से दूर था, मैं कास्टिज़म से दूर था, फिरका परस्ती से दूर था, अलहदी की पसंद नारों से दूर था, गलत नारों से गलत था, जो नहीं हो सकता था मैं बोलता ही नहीं था, उसे मुझे नुकसान होता था साथ ही, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कहता था। आज भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आप ये नारा दोगे तो आप बनोगे मुझे। मैंने कहा वो नारा मैं उस पर यकीन ही नहीं करता हूँ तो मैं क्यों दूंगा। हार ठीक है, सियासत बला से, लेकिन मैं गलत नहीं करूँगा जो मैं ज़हनी तौर पर और दिल से, जिस पे मुझे यकीन नहीं है। तो यही वजह, जब मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी बना तो शायद ही हिंदुस्तान का कोई एरिया होगा उन 2 सालों में, 2.5 सालों में, जहाँ मैंने एजिटेशन स्पेयर हेड नहीं की, उसको लीड नहीं ली, जेल से जाना, जेल से बाहर आना, तंजीम। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि जब मैं टूर भी करता था 77 और 78 के बीच में, तो आज हमारे कंप्यूटर हैं,
अब कंप्यूटर ने भी आज तो मोबाइल पे भी लोग करके और उसको आगे भेज देते पूरी दुनिया में, हो जो हमारे बस का नहीं है। लेकिन उन दिनों हमारी पूरी कांग्रेस कमेटी के पास एक ही टाइपराइटर था 77 से 79 तक, क्योंकि कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के एक ही टाइपराइटर था। वो जो 77 वाला अच्छा हिस्सा हो गया तो वो कांग्रेस के 2 हिस्से हुए, तो जो दफ्तर और वो बड़ा था और सामान वगैरह वो दूसरी जगह रहा ना। इंदिरा गांधी को कोई दफ्तर ही नहीं था 77 में, तो एक एमपी था, उसके घर में घुस के हम लोगों ने ऑफिस चलाया। इंदिरा गांधी का ये कमरा था, उसके साथ मेरा यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट का, जनरल सेक्रेटरी 2 ही कांग्रेस के थे, 2 यूथ कांग्रेस के थे और इंदिरा गांधी थी। तो एक होता था, उस पे कांग्रेस करती थी दिन में टाइप, और रात को हमें यूथ कांग्रेस को दिया जाता था, तो रात को हमारा टाइपिस्ट करता था। ये हाल था। और फिर जब टूर करते थे, अब मैंने लिखा अपनी किताब में, सबसे मुश्किल जो टूर था हमारा केरला जाना, 3 दिन 3 रातें लगती, तमिलनाडु जाना 3 स्लो गाड़ियां थी, और सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का तो सवाल ही नहीं, पार्टी देती थी टिकट। तमिलनाडु जाना, बंगाल जाना, यहाँ 2-2-3-3 दिन और 2-3 दिन रातें लगती थी। अब ये खाली सोएं और बैठे क्या, तो हम क्या करते थे, मैं क्या करता था, 2-4 पूरे ये बड़े बड़े बंडल कागज़ के अटैची में लेकर, और वो एक होता था जिससे काला होता था, मुझे नाम नहीं उसका याद तब से, अब तो है ही नहीं वो, कार्बन भी बहुत बंडल लेते थे, साइक्लोस्टाइल तो हाँ, तो वो कार्बन लेके और ये शीट लेके, तो ट्रेन में रात को तो सोते थे, तो दिन में ट्रेन में वो सर्कुलर रखते थे, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के लिए, स्टेट कांग्रेस कमेटी, और लिफाफे भी साथ। हाथों से लिखते थे? हाथों से। अच्छा। हाथों में अकेला होता था, वो थोड़ी पीएचडी होता था, हाथों से खुद लिखना। उस कार्बन पर 2 कापियां अच्छी निकलती, तीसरी खराब निकलती थी, जो अच्छी थी उसको रखते थे, उसको लेकर फिर उसे लिफाफे में डालना, और उसका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का एड्रेस लिखना, स्टेट प्रेसिडेंट का एड्रेस जमा करना, रेलवे जहाँ रास्ते में रुकी उतर के उसको लिफाफे में डाल देना, फिर लिखना। तो जब तक हम ये टूर ख़त्म करके आते थे, तो हमारा जो वो लिखने पढ़ने का काम डिस्ट्रिक्टों को, ये अब यहाँ हड़ताल करना, वहाँ उस दिन हड़ताल करना, या ये प्रोग्राम करना, ये जुलूस निकालना, ये सब हम कार्बन से लिख के करते थे, इस तरह का। तो ये जो इमरजेंसी का दौर रहा, तो इसमें आपकी क्या मसरूफियात थी? नहीं, इमरजेंसी में तो मैं यहाँ था उस वक्त, आप यहाँ थे? उस वक्त तो मैं स्टेट प्रेसिडेंट था। और 77 के बाद, खासतौर से 77 से 80 तक आपने काफ़ी एक्टिविटीज़ की। इस दौर में 1-2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई। एक ये कि जनवरी 80 में जो आपने इलेक्शन लड़ा पहला लोकसभा का वाशरूम से, जिसमें आपने पूरे अक्सरियत के साथ वहाँ से जीता, और मेरे ख्याल से उस वक्त आप एक एतबार से पूरे मुल्क में इंट्रोड्यूस हो गए, क्योंकि वो एक बड़ी कामयाबी थी। उस वक्त इंट्रोड्यूस ही नहीं था, कमी थी कैंडिडेटों की कमी थी उस वक्त। ये 79 में जो इलेक्शन लड़ी, उसकी वजह थी कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं थे जी, क्योंकि कांग्रेस तो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, 2 मरहलों में खत्म हुई ना। हाँ। एक तो जिस वक्त इंदिरा गांधी हार गई, तो उस वक्त लोग इंदिरा गांधी के हारने से 2 महीने पहले जी, बहुगुना बहुत बड़ा नाम था यूपी का चीफ मिनिस्टर, और जगजीवन राम जो नेहरू जी के पूरी हुकूमत में 17 साल चीफ मिनिस्टर रहे, और इंदिरा जी के पूरे वक्त में 10 साल मंत्री रहे, वो भी भागे, और उनके सभी साथी भागे, उनके मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ये 77 में ही इलेक्शन इंदिरा गांधी के हारने से पहले ही,
नहीं, हारने से पहले ही 2 महीने, हारने से पहले ही, हारने से 2 महीने पहले। फिर जो बचे वो हारने के बाद भागे 77 में जी फिर जो बचे तो 78 में स्प्लिट हुआ, वो भागे। जी। तो असली 77 और 78 में पूरी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस ने चलाई। अच्छा। तो इसलिए इंदिरा जी को मालूम था ना कि अभी पार्टी 77 और 78 कांग्रेस वाले नहीं। और जो थे भी, मैंने बुक में लिखा है, 2-4 बुजुर्ग थे, वो दिल्ली से बाहर नहीं निकले, मीटिंग अटेंड करते थे। और जो ये जुलूस वगैरह आप निकालते थे उसकी क़यादत दिल्ली में भी आप करते थे? वो इंदिरा गांधी भी अटेंड करती थी। और तो जितने भी एक्सटर्नल एक्टिविटीज थी वो 90-95% यूथ कांग्रेस की ही थी, फील्ड की। 1980 में एक अहम ये तो वाक़या, इसलिए जब 1980 में असली इलेक्शन हो गया, 89 में ही सिर्फ रिजल्ट निकला 2-3 जनवरी को। हाँ 79 नॉमिनेशन वगैरह, कैंपेन सब उन दोनों एक महीना होती थी कैंपेन, वो 89 में ही, दिसंबर 79। हाँ 79 में ही, दिसंबर में। राइट। फिर रिजल्ट 2-3 दिन के बाद निकलता है, वो 3 जनवरी को निकला। लेकिन कैंपेन वगैरह सब टिकटें देना डिस्ट्रीब्यूट दिसंबर 79 में हो गया। तो असली हुआ क्या कि बहुत ही हम लोगों ने ये, तो इंदिरा जी ने बताया था कि भाई 60-70 नाम दे दो क्योंकि कमी है। तो हम लोगों ने ही दी थी यूथ कांग्रेस की तरफ से, कोई 101 नाम, उसमें कोई 61 को टिकटें मिली। तो मेरी टिकट मांगने का सवाल पैदा इसलिए नहीं होता था क्योंकि 79 के इलेक्शन से महीने पहले ही शेख साहब और इंदिरा जी के बीच में इत्तेहाद हुआ। क्योंकि 77 में शेख साहब नहीं थे हमारे साथ, इंदिरा जी के साथ। तो 78 और 79 में इंदिरा जी ने शेख साहब के साथ पैचअप कर लिया, पैचअप किया। ठीक, पैचअप किया और इलेक्शन से 5-6 महीने शेख साहब और इंदिरा जी की मीटिंग हुई और कहा कि अलायंस करें। उसने कहा मैं घूम फिर नहीं पाऊंगा। कहना ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आपका नाम काफ़ी है, तो कश्मीर में। तो शेख साहब ने 6 सीटों में 5 सीटें मांग ली। अच्छा, J&K की 6 सीट्स में से 5, जिसमें लद्दाख भी, कश्मीर सारा, जम्मू को छोड़ करके नहीं, ये जम्मू भी एक, अच्छा, सिर्फ एक दी जम्मू की। अच्छा, 5 शेख साहब ने रखी और एक जम्मू वाली कांग्रेस को दे दी। कांग्रेस को दे दी। तो वो डोगरा साहब जीते हुए थे उस वक्त, गिरधारी लाल डोगरा मिले थे। तो इंदिरा जी ने डोगरा साहब को कहा कि वो तुम लड़ देना। ज़ाहिर हिंदू सीट थी, तो डोगरा साहब इतने उसी एरिया से 30 साल मिनिस्टर रह चुके थे, फाइनेंस, रेवेन्यू, क्या क्या, तो कोई सीट थी नहीं हमारी। इसलिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, क्योंकि 6 महीने पहले इंदिरा जी ने बताया कि भाई सॉरी तुम्हारा ये हो गया। मैंने शेख साहब से ये बात की, वो बड़ा टाइम था मैं मिलने का, बहुत बात करने का। इंदिरा जी से 3 दफ़ा दिन में, 4 दफ़ा दिन में बात करते थे। तो इस इलेक्शन में जो 80 का था, तो फिर ये जब 5 सीटें हो गई ना, तो अब शेख से ये हो गई। तो जिस दिन लास्ट टिकट डेट ने बंट गई सब, तो इंदिरा जी ने मुझे मीटिंग बुलाया जहां ये टिकटें बढ़ती थी। तो मुझे हाथ में दिया स्लिप की 3 जगहें देखो, मैंने पढ़ी। कहा परसों लास्ट डे है, तुम सिलेक्ट करो कौन सी जगह लड़ना है। अच्छा, उसमें एक थी वाशिंग, 2 थी महाराष्ट्र की सीटें थी, 1 मध्य प्रदेश की सीट थी। तो मैंने कहा मैं कहाँ लड़ूंगा, कहा नहीं लड़ना है। मैंने डिसाइड किया है, मैंने किसी को 6 महीने पहले बताया तुम्हारे लिए सीट देखना था, इतना इतना काम 2 साल में तुमने किया है और दुनिया जीत के आएगी और तुम ऐसे रहो। उस सिलेक्शन में टिकटें देने वाले में कासिम साहब भी थे। तो मुफ्ती साहब, कासिम साहब ने इंदिरा जी कहा, इंदिरा जी कहाँ फंसाती इनको। कासिम साहब चुप बैठिए, खुद आपको हिम्मत नहीं है। मैंने आपको 2 बाय इलेक्शन कहा है कि यूपी से लड़ना, आपने माना नहीं, आपने मना किया और वो जीत गई सीट। हम फिर मैंने हैदराबाद से बाय इलेक्शन था, मैंने कहा वहां लड़ा,
आपने कहा मैं हार जाऊंगा, वो भी हम जीत गए। तो आपको मैंने 2 मौके दिए और वो दोनों हम जीत गए। आपने मना किया और आप इसको मना कर रहे हैं। ये कहाँ से लड़ाना चाहते थे उनको? मुजफ्फरनगर से? नहीं, जो आजमाबाद से। आजमाबाद से। वो जीत गई थी हमारी लेडी, वो जो पीसीसी प्रेसिडेंट थी, बेगम साहब। और दूसरा हैदराबाद। तो कासिम साहब नहीं मानी? कासिम साहब नहीं माने। मुझको भी बताया था इनको मनाओ, तो नहीं माने हैं। वो इलेक्शन लड़ने से थोड़ा डरते, बाहर जाते नहीं थे ना। मतलब अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत शरीफ तबीयत के थे, लेकिन घूमने फिरने में वो यकीन नहीं रखते थे। तो उस वक्त से बहुत सारे लीडर ये घूमने फिरने पे कम यकीन रखते थे, मुल्की पैमाने पे भी। और तो मैं जब लड़ने गया वहाँ, नाता पता वगैरह तो कौन फार्म वार्म भर लिया, और वहाँ मालूम हो गया कि वहाँ तो 90-95% हिंदू आबादी है, सिर्फ 5% मुस्लिम आबादी है। लेकिन आज 40 साल हुए, आज मैं सल्यूट करता हूँ कि ऐसे लोग दुनिया में कहीं नहीं है जैसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के वो हिंदू, अल्लाह करे कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे ही लोग हों। तो शुरू मैंने किया तो 1000 आदमी, 2000 आदमी। कुछ दिन हुए तो उस वक्त शरद पवार कांग्रेस में नहीं थे, खिलाफ थे, जनता पार्टी के साथ। वो आए प्रचार करने के लिए, हम पर ये कश्मीर से लाया, हमारी तादाद बढ़े। 7-8 दिन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी आए। उन्होंने कहा यहाँ कहाँ कश्मीर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में सब मर गए हैं। एक तरीके से उन्होंने उसको मुस्लिम नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली हिट दिया, मुखालफत की, मुखालफत बहुत की। तो लोगों ने देखा ये कौन है जिसकी मुखालफत हो रही है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो मेरी मीटिंगें 10,000 से 20,000 30,000 तक होने लगी। पुलिस लग गई, लाठीचार्ज होने लगा। ये कौन? अच्छा, मैं भी यंग था बिल्कुल, और वो इलाका ज़रा हमारे ये कलर तो नहीं है ना वहाँ साउथ, तो ये तो कोई पूरा हीरो ही है। तो बढ़ने लगे। 4-5 दिन अटल बिहारी वाजपेयी आए, ये आए गए हमारे बाबू जगजीवन राम, फिर मोरारजी देसाई आए, तो मेरे तो 50,000 की मीटिंगें होने लगी। फिर पूरे महाराष्ट्र से कि हमारे कैंपेन करने आ जाओ। तो आपको यकीन, उन दिनों 1 महीना होता था। मोरारजी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त? नहीं, प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे, लेकिन वही तो प्राइम मिनिस्टर थे ना 79 तक। वो मोरारजी तब तक वो दूसरा बन गया था प्राइम मिनिस्टर, उसको गिरा के चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई है, महाराष्ट्र के साथ गुजरात लगा है ना। तो ये सब जितने में लीडर हैं। तो अब महाराष्ट्र से सब लीडरों का कहना, मैं लीडरों को तो सबको जानता था, जनरल सेक्रेटरी था, कि हमारे आओ। तो आपको यकीन होगा कि 10 दिन के बाद मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ी। 20 दिन में आई वॉज टूरिंग फॉर माई पार्टी इन रेस्ट पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र। तकरीबन 30 से कॉन्स्टिट्यूंसी में कंपेन किया और जीत गया। 80 में और 84 में भी दूसरा इलेक्शन, 84 वाला इलेक्शन भी आपने जीत लिया दूसरा? नहीं, उसके लिए भी एक वो तारीख है, और शायद मैं हिंदुस्तान में पहला और आखिरी आदमी होऊंगा वो करने के लिए। 89 में अभी राजीव गांधी को नए हुए, क्योंकि राजीव गांधी ने कांग्रेस यूथ कांग्रेस पहले ज्वाइन की जब मैं प्रेसिडेंट था। तो फिर अगले 2-3 साल में प्रेसिडेंट रहा तो वो मेंबर रहे, लेकिन वो बड़ा डिसिप्लिन था। ये नहीं, लीडर हमने चुना था, लेकिन वो प्रेसिडेंट के पीछे ही बैठता था। फिर जब प्राइम मिनिस्टर बना तो लेकिन वो हमारा लिहाज और दोस्ती बराबरी रही कि जिसमें मैं प्रेसिडेंट था और वो मेंबर थे, तो वो एक लीडरशिप का वो लिहाज करते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो हम बहुत क्लोज थे। तो अभी 2 ही महीने हुए थे उनको प्राइम मिनिस्टर बने, और इलेक्शन आ गया। तो उसने मुझे कहा कि आप इलेक्शन मत लड़ो, मेरे साथ पूरी कंट्री में चलना है। मैं जानता नहीं पूरी कंट्री को, कंपेन करनी है, और आप पूरी कंट्री को जानते हो। तो
आधा आप देखें आधा मैं देखूं, कहीं मिल के जाए। तो मैंने उनसे बताया मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं मैं इलेक्शन भी लड़ूंगा और पूरे हिंदुस्तान में कैंपेन भी करूंगा। कहा कैसे? मैंने कहा सिर्फ फार्म भरूंगा, क्योंकि 5 साल मैंने बहुत काम किया था, 80 से 85 तक मैं हर फ्राइडे को जाता था, फ्राइडे सैटरडे संडे, मंडे को फिर वापस आता। कहा ऐसा हो सकता है? मैंने कहा ऐसा करके हम दिखाएंगे, टेस्ट लूंगा। मैंने कहा मैं बड़ा जुआ ABC नहीं जानता हूं, मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बहुत जुआरी हूं। मैंने कहा लास्ट डे है फॉर्म भर देंगी, मैं फॉर्म भरूंगा। कहा अच्छा मेरा मुंबई से प्रेस कॉन्फ्रेंस है मेरी, तो तुम जाओ और मैं वहां से उठाऊंगा तुम्हें। मैंने कहा वो ट्रायंगुलर है, आपको पहले नागपुर में उतरना पड़ेगा, वहाँ से 1 घंटा हेलीकॉप्टर में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से मुझको पिकअप के नागपुर फिर 1 घंटा बने, और वहाँ से जहाज़ में बम्बई 1 घंटा और लगेगा। कहा मैं फिर सुबह 4 ही बजे निकलूँगा। मैंने कहा आप प्राइम मिनिस्टर हो, इस तरह से आपका अच्छा नहीं लगता। कहा नहीं, करने तुम नहीं आओगे वरना। मैंने कहा आऊँगा, लेकिन उनको नहीं आया यकीन कि मैं आज जाऊँगा, कल फार्म भरूँगा और फिर परसों बम्बई पहुँचूँगा। उसने कहा कि भाई मैं परसों सुबह तुम्हें उठाऊँ। तो मुझे उसी रात को ये जहाज़ लेना था नागपुर, और वहाँ से नागपुर से बाई रोड पहुँचना था 5 घंटे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। दूसरे दिन फार्म भरना, और तीसरे दिन सुबह उन्होंने मुझे पिकअप करना था हेलीकॉप्टर से सुबह 7 बजे। तो फिर वो नागपुर से होते बम्बई जाना था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी टू किक स्टार्ट द कैंपेन। तो मैंने फार्म भरा, फार्म भरने में कोई 10-1 हज़ार लोग थे। तो मैंने उनको बताया भाई कि कल सुबह, क्योंकि ये दूसरा दिन, कल सुबह 5 बजे प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो वैसे पब्लिक मीटिंग का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आप लोग आना, 5 मिनट में उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बोल लेंगे। तो लोग सुबह 5 बजे, अबाउट देयर वर 50,000। अब राजीव गांधी को कोई मालूम नहीं है कि मीटिंग भी यहाँ है। वो तो हेलीपैड, और मैं हेलीपैड गया तो हेलीपैड उनको रिसीव करने गया, साथ में चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के वसंत दादा पाटिल, एल्डरली पर्सन। तो कहा चढ़ो हेलीकॉप्टर। मैंने कहा नहीं, मैंने मीटिंग रखी है। कहा 7 बजे मीटिंग, पागल हो गए हो? मैंने कहा 7 बजे है। क्या कितने लोग हैं? मैंने कहा होंगे 2-4 हज़ार। मैं मजाक में बिल्कुल। अब वहां पहुंच गए 10 मिनट बाद तो देखो जहां तक नजर फैलाओ वहां लोग ही लोग। क्या अच्छा, इसलिए मुझे आप बताते थे कि मैं फार्म भर के जीत जाऊंगा। ये तो तुम्हारे साथ है सब। तो है यहाँ इलेक्शन तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं, जो 7 बजे बैठे हैं इतने। तो वसंत दादा, जब हम इसको लोकल MLA बोलने लगा, तो राजीव गांधी ने वसंत दादा से पूछा कि कितनी सीटें आएंगी? कहा बहुत आएंगी। कहा ये सीट? कहा अगर 47 हारेंगी तो 48वीं ये जीतेंगे, इतनी पक्की सीट है। कहा मेरी सीट से ज्यादा पक्की है। तो अच्छा कहा। तो 5 मिनट वो बोले तो हम निकल के 1980 में निकले, ये 1980 का। हाँ। तो मैं गया नहीं फिर, बस वही फार्म भरा 84 में, वो 84 की बात है। मैं वोट डालने भी नहीं गया। ठीक, तो जीत गए। हाँ जीत गए, हालांकि मार्जिन कम हुआ लेकिन जीत गए। मार्जिन कम हुआ तो जीत गए। हाँ, ये अपने आप में है कि पहली दफा हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हुए जीत गया कोई। सही बात है। आज़ाद साहब, थोड़ा सा हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ आना चाहेंगे। 1980 में एक बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि आप उन दिनों संजय गांधी के बहुत करीब थे, और हमने सुना है कि जब आपकी शादी हुई शमीम देव जी से, तो उसमें वो खुद आए थे यहाँ पे। खुद आए थे, उनका साला भी, उनका साला भी, उनकी साली भी, और उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी।
तो मतलब किस तरह से आए थे, क्या उतना आपका उनके साथ राबिता था? किस वजह से आए थे उस वक्त? वो मैंने सुना है कि खौस्तगारी भी उसमें भी वो पेश थे। नहीं, क्यों बताया ना मैंने कि 77 और 80 के दिन में तो हम लोग इकट्ठे होते थे दिन रात, जेलों में, जेलों से बाहर, हर मीटिंग कर दें कि लिहाज एजिटेशन कर दी कि यूपी में कहाँ एजिटेशन कर दिए हैं, बिहार में कहाँ कर दिए हैं, बंगाल में कहाँ कर दिए हैं। तो ये उस वक्त लीडरशिप का जैसा नहीं था, इट वाज जस्ट फ्रेंड्स, कोलीग्स, वर्कर्स टुगेदर। एक थोड़ा सा हम आना चाहेंगे उसके बाद वाली जो सिचुएशन बदल गई 1989-90 में, जिसमें शुरू में आपके लिए भी बड़ी ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि एक मुसीबतें काफ़ी आपके लिए भी हुई यहाँ पे। हालांकि ज़्यादातर आप दिल्ली में रहते थे, लेकिन आपकी फैमिली, बाकी लोग यहाँ पे रहते थे। मुझे याद है कि 1992 में आपके बरादर नस्बती का भी अगवा हुआ था, और हमने अखबार में पढ़ा था कि मिलिटेंट्स ने धमकी दी है कि अगर हमारे लोगों को नहीं छोड़ा गया तो हम इनका अंगूठा काट लेंगे, और उन्होंने वो अंगूठा उनको भेज दिया है। लेकिन आज़ाद साहब बता रहे हैं कि बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ना है। तो ये किस किस्म के हालात? बहुत सारी वारदातें हुई, एक दो नहीं, दर्जनों वारदातें हैं। जैसे मेरे फादर वहीं अपने गांव में ही थे, भद्रवा। उन दिनों मक्की का ज़माना था, रहमतुल्लाह साहब। हाँ, अल्लाह का फजल था कि मक्की वक्की बहुत थी, और घर में मेरी मदर थी और वही थे, और नौकर चाकर थे। सिक्योरिटी थी 10-12 जे.एंड.के पुलिस की ही। तो वो मकान ऊंचाई पर है और पीछे खेत है, और दूसरी मंजिल में एक दरवाज़ा पीछे खेतों की तरफ खिलता था, लेकिन पूरे मकान के लिए नीचे मकान से ही ऊपर सीढ़ियाँ। तो जब ये जे.के पुलिस वाले ने देखा कोई 30-40 मिलिटेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको बता दिया कि वो ठेकेदार उनको कहते, ठेकेदार साहब मिलिटेंट आ गए हैं, तो आप तो भाग जाओ और हम तो हथियार छोड़ देंगे। अब जे.एंड.के पुलिस बेचारी 29-30-40 का। तो मेरे फादर पिछले दरवाजे से ही निकल गए खेतों में, मदर वहीं नहीं। तो ये पुलिस ने सरेंडर कर दिया, जे.के पुलिस ने, वरना हम उनको मार देते। अकली की उन्होंने सरेंडर किया, वरना मर जाते। उनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, इनके पास तो वही 5 मिनट के बाद एक गोली चलाने वाला था। तो मेरे फादर अब देखने लगे खेत से कि ये कब निकलेंगे, लेकिन उन्होंने वहीं घर में ही जमा लिया, खाना बनाना शुरू कर दिया और ये सरेंडर किए वहीं सब। तो मेरे फादर 2 दिन 2 रात खेत में ही रहे, और खेत में वो दिन में देखते थे वो खीरे वीरे ढूंढ के खा जाते उस पर। तो फिर उन्होंने देखा कि ये लंबा सिलसिला है, ये भागने वाले नहीं। तो फिर वो वहां से तकरीबन 40 किलोमीटर पहाड़ों से होके ठाठरी पहुंच गए, और वहां से पोस्ट ऑफिस से मुझे टेलीफोन किया, और टेलीफोन किया तो उस वक्त आईजीपी जम्मू वजीर थे। तो मैंने उसको फ़ोन किया कि इस तरह से इस तरह। तो फिर उन्होंने फौज वौज बहुत भेजी, वो 500-600 होंगे लोग। तो मिलिटेंटों ने ऊपर देखा, मैंने जैसे कहा ना वो चढ़ाई पे घर था, कि फौज आ रही, तो वो
भाग गई। बाहर के, तो तब फादर फादर और मदर फादर को जमा दिया। तो ये एक सिलसिला था। दूसरा, मेरे दूसरे ब्रदर उसके बाद वो अलहदा रहते थे, तो उसके पास 2 PSO थे। तो पहली गोली जो लगी वो ब्रदर को नहीं लगी, वो PSO के लगी। तो PSO, हाँ, वो कहाँ पे हुआ वाक़ा? वो भी भद्रवाह में। बदरौं। तो फादर मेरे, ये ब्रदर मेरे, उसने वो समझी कि उसको लगी, तो वो लगी PSO को। तो ब्रदर ने खेत में छलांग मारी, तो खेतों से वो भाग के निकल गए। ये इस तरह की वारदातें, और चीफ मिनिस्टर होकर तो मेरे साथ कई वारदातें हुई। यहाँ मेरे ब्रदर को तो लिया है, अभी वो फादर के साथ हज में 18-19 साल का था। दुनिया को सिक्योरिटी होगी तो आपको मालूम है उसको सिक्योरिटी नहीं। यहाँ का है, हमारी स्टेट का भी है एक अलग ही दुनिया। तो उसको उठा के ले गए, अपने दोस्त से ही बुलवाया उसको बाहर। अभी 3 ही दिन उसे हज अपने वालिद के साथ हज करके आया, 18-19 साल का, और ले गए। और वो अक्टूबर में ले गए, तो उसका जूता बूता सब नया वया बेचारे लाया था। और 6 महीने वो उनके साथ रहे, मेरे इन्हीं पहाड़ों पर बर्फ में चलाते थे। दिन में सोते थे और रात को बर्फ में चलाते थे। 6 महीने पूरा? 6 महीने एक घर में नहीं रहते थे, और 13 आदमी उसकी रखवाली करते थे। मुतालबात क्या थे उनके? आपके भाई मिनिस्टर हैं, मैं उन दिनों मिनिस्टर था सेंटर में, 91 की बात है उसकी, और वो हिंदुस्तानी है, उनको कहो छोड़ दे, ये कर दे। फिर अलग अलग मांगे अलग अलग वक्त पे कि उसमें इस मिलिटेंट को छोड़ दो। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो तुमने करना है उसके साथ जो कर रहे हो करते रहो, हम कभी मिलिटेंट को छोड़ेंगे नहीं। मेरे फादर इन लॉ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, उन्होंने कहा कि मैं सब बच्चे भी कुर्बान करूंगा, लेकिन मैं, वो छपा टाइम्स ऑफ इंडिया में, बहुत छपा। फिर उन्होंने अंगूठा काट के भेजा। अच्छा, काटा था? नहीं, अच्छा, किसी और का? किसी और का, लेकिन हम समझे थे सच ही काटा है, क्योंकि अंगूठा काटने के बाद उसकी शक्ल तो वो पता नहीं चलता है किसका वो है। ब्लड, वैसे भी हम कौन देखते हैं घर में किसका अंगूठा कैसा। हाँ, वो भी भेज दिया लिफाफे में, तो भी हम लोगों ने सरेंडर नहीं किया। फिर इसको 5 या 6 दफा मारने का हुक्म हुआ, मारो। लेकिन चूंकि ये 5 वक्त नमाज पढ़ता था, हज से होके आया, अभी तक अल्लाह के फजल से 5 वक्त नमाज और तहज्जुद पढ़ता है। तो उनमें से 3-4 जो थे वो मारने के लिए लगाते थे, लेकिन 8 इसकी साइड लेते थे। वो साइड इसलिए लेते थे कि हम इस्लाम फैलाने जा रहे हैं, हम जहाद कर रहे हैं, तो ये 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, इसको हम मार रहे हैं, और खुद हमें नमाज आती नहीं है मिलिटेंटों को, और ना नमाज पढ़ते हैं ना नमाज आती है, तो हम ये कौन सा जहाद कर रहे हैं? तो वो 5-6 ही बचा। लेकिन सिर्फ उनके आपस में लड़ाई की वजह से कि प्रो इस्लामिक और एंटी इस्लामिक, क्योंकि उनमें से जो थे 3-4 उनको पता ही नहीं था इस्लाम का, बंदूक हाथ में थी, मारो, तो उसमें वो बच गया। फिर एक दिन छोड़ दिया 6 महीने के बाद। तो इस तरह हुआ। इस तरह जब मैं मिनिस्टर सेंटर में यूनियन मिनिस्टर, उस दिन तो मुझे बचाया नरसिम्हा राव ने। मैं आता था और रहता था एज यूनियन मिनिस्टर, मेरी टेंसी थी, ये 93-94 की बात है। गेस्ट हाउस में रहता था अमर सिंह, तो आर्मी वाले एयरपोर्ट से ही ले जाते थे, और गेस्ट हाउस, बाहर तो हम कहीं निकलते नहीं थे। उस दौरान मेरी मिसेज ने कहा कि मैं भी आऊँगी। मैंने मिसेज लाया, 2 दिन हम रहे गेस्ट हाउस में। उसने कहा मैं पागल हो जाऊंगी, हाँ, मुझे ससुराल में अब 3-4 दिन बैठेंगे। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वगैरह सब थे।
तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब प्रोग्राम जो ये हमारी सिक्योरिटी वगैरह के था वो सब सुन लेते थे मिलिटेंट। मैंने किताब में लिखा है कि जब मैं 91 में एज यूनियन मिनिस्टर आता था तो आर्मी और सीआरपी और पुलिस ले जाती थी वहाँ ये गेस्ट हाउस, हमारे जो गेस्ट हाउस नंबर 1 और गेस्ट नंबर 2 में, सनवार में। तो हाँ, तो सीआरपी जब सलामी देती थी तो ऊपर से तकरीबन 1000 बंदूकें चलती थी यहाँ हरिपर्वत से। हरिपर्वत नहीं, ये शंकराचार्य से। मैं उनको पूछता था ये क्या, कहा ये मिलिटेंट। तो मैंने कहा ये सलामी दे रहे। मैं कैसी सलामी? कहा वो समझते हैं कि हमें मालूम हो गया कि तुम आ गए हो। तो मैंने कहा उनको कैसे मालूम आ गया? कि जब हम वायरलेस पे मैसेज देते हैं, लैंड किए वो किए, वो सब सुनते हैं। उनका बड़ा सोफिस्टिकेटेड हमारे से भी है। तो इसलिए मिलिटेंटों को वो एक एक मिनट की हरकत, मैं निकला एयरपोर्ट से, मैं पहुंच गया गेस्ट हाउस से कहीं और मीटिंग में जा रहा हूँ, या कहीं बड़े हादसे होते थे, आर्मी कहीं मार देती थी उसलिए वहाँ जाता था, मिलिटेंट कहीं लोगों को मार देते थे वहाँ जाता था, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में। ये मेरा काम उस वक्त, और तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तो कर नहीं सकते थे। किसी को अगर बुलाना होता था तो मैं रात को 12 बजे उसको अपनी गाड़ी भेजता था तो उसमें लेके आता था। तो बहरहाल मैं 2 दिन अपने ससुराल के लास्ट फ्लोर पर रहा। मेरी और मिसेस का बेडरूम नहीं था। तो मिलिटेंट को मालूम हो गया कि मैं अब शिफ्ट वहां किया हूं। अब बचा कैसे मैं? बचा ऐसा कि शाम को वहां सिक्योरिटी ने छोड़ दिया हमको। तो मैंने कहा भाई अब कल आना। अब सिर्फ दरवाजे पे सीआरपी वगैरह है, बाकी जो साथ वाली थी होती है गाड़ियां वाड़ियां वायरलेस वाले, वो तो चले गए। और दरवाजे पे जो सीआरपी वगैरह है, पुलिस। 7 बजे नरसिम्हा राव का फोन, अरे आप कहाँ हैं? 2 घंटे से हम ढूंढ रहे हैं, वहाँ गेस्ट हाउस वहाँ कहें, वो वहाँ से निकल गए हैं। उन दिनों मोबाइल नहीं था ना, तुम्हारा अता पता नहीं। अब मुश्किल से पहुँच गया, तुम ससुराल में हो। मैंने जहाज भेज दिया है पहले पीएमओ से, वो एयरपोर्ट पे है जहाज। यहाँ रात में एक मीटिंग है जिसमें तुम्हारा रहना बड़ा ज़रूरी है, तो सीधे आ जाओ। अब मेरे पास ना गाड़ी, मैंने सब छोड़ दी है। तो मैंने मुजफ्फर को कहा भाई तुम्हारी अपनी गाड़ी है, मुझको एयरपोर्ट। कहा जी सिक्योरिटी के बगैर। मैंने कहा सिक्योरिटी जहाँ पता नहीं हो किसी को, वो बेस्ट सिक्योरिटी है। क्योंकि मिलिटेंटों को मालूम है मैं आ गया हूँ यहाँ सिक्योरिटी, अब उनको थोड़ी मालूम है मैं कहाँ जा रहा हूँ। बहरहाल मैंने छोड़ दिया, मैं जहाज में दिल्ली पहुँच गया। रात को 2 बजे मुझे यहाँ पुलिस वालों का फ़ोन आ गया, जी आपको मुबारक, आप बच गए। हमें तो गुस्सा था, आप हमें पता दिए बगैर चले गए, लेकिन अब खुशी है कि आप बच गए। कि रात को जो पास वाला मकान है उसको मिलिटेंटों ने उनके रात में घुस के उनको मुंह बंद कर दिए, हाँ बांध करके, और वहां से मेरे बेडरूम को रॉकेट लॉन्चर मारा और वो बेडरूम में उड़ गया सारा। जिस वक्त आप चीफ मिनिस्टर थे, तो चीफ मिनिस्टर हो गया 2005-06 में, तो उस वक्त जो हम आपकी तकरीरें सुनते थे, आप दूसरे चीफ मिनिस्टर्स के बरकस मिलिटेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं कर, आप दहशतगर्द कहते थे, आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे इन चीज़ों पे। मैंने हंदवारा में भी आपकी तकरीर देखी तो वहाँ भी आपने उनके खिलाफ एंटी मिलिटेंट स्टैंड था। बट इसके साथ साथ जो एक अहम बात थी, जो एक तारीख रकम हुई कि क्योंकि उस वक्त तक किसी ने सरकारी फोर्सेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था, लेकिन आपने एक एक्शन लिया जब आपकी नोट्स में ये आया कि
5 बेगुनाह लोगों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिरासत के दौरान मार डाला है, उनको गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया है। इसमें आपने गांधरबल के जो एसएसपी हो सकते थे हंसराज परिहार और उसके साथ बाकी 16 लोगों को जो स्पेशल टास्क फोर्स और एसओजी से वाबस्ता थे, आपने उन सब लोगों को जेल में डाल दिया और उनके खिलाफ केस चलाया। जो आपकी जो अभी मनसबी फ़र्ज था, जिससे बड़ी हद तक ये सिलसिला रुका, क्योंकि ऑल सडन डन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती थी पुलिस के हाथों और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों उन दिनों तक। लेकिन उसके बाद एक था वॉज विटनेस्ड जिस वक्त आपका ये हुआ। तो ये आपने कैसे ये एक ऐसा फैसला ले लिया जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर्स नॉर्वे नहीं लेते थे, उनको लगता था कि दिल्ली नाराज़ हो जाएगी तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या किसी को पकड़ते थे छोड़ देते थे? देखिए, मैं फैसले लेने से बिल्कुल नहीं डरता। दिल्ली नाराज़ हो जाए, दुनिया नाराज़ हो जाए, उसकी मैं कोई परवाह नहीं करता। ये मेरा बचपन से ही रहा। मैंने कहा ना कि जुआ न खेला है, मैं ताश भी नहीं मुझे खेलनी आती है, लेकिन इस मामले में बड़ी दिलहेरी में करता हूँ। मैंने शुरू में ही चीफ मिनिस्टर यूनिफाइड कमांड का चेयरमैन भी रहता था, जिसमें आर्मी, सीआरपी, बीएसएफ, आईबी, पुलिस सब रहते। मैं उसमें भी यही कहता था और पब्लिकली भी यही कहता, जो मिलिटेंट बाहर से आएगा या अंदर का मिलिटेंट है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, पुलिस हो, सिक्योरिटी फोर्सेस है, सिविल आदमी हो, उसको मारेगा, उसका कोई कसूर नहीं है, उसको वापस जिंदा रहने का कोई हक नहीं। जो हमें मारेगा तो उसको क्यों रहने देना? हमने उसका क्या किया? उसे अगर कोई तहरीक करनी करे, दुनिया तहरीकें करनी, लेकिन मारने का हक, जिंदा रखना और मारना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी इंसान को अल्लाह ने यह हक नहीं दिया है कि तुम इसको मारो, उसको मारो, उसको ख़त्म करो। ये न कुरान कहता है, न अल्लाह कहता है, न कोई किताब कहती। इसलिए मैंने कहा कि तुम उसको मारो जो मारने आया है, उस पे मेरी पूरी इजाज़त है, लेकिन तुम किसी गलत आदमी को मारोगे, निहत्ते आदमी को मारोगे, मैं उसमें माफ नहीं करूंगा। वो वर्दी वाला हो, वो बगैर वर्दी वाला हो, ये मैं हर जगह मीटिंग करता था। तो मैंने कश्मीर के अवाम को, जम्मू के अवाम को मैं कह दिया था कि तुम मिलिटेंसी छोड़ो, हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन तुम खुद मिलिटेंसी में मत जाओ, और तुम्हारे साथ अगर कोई फौज गलत करेगी तो उसके साथ हम वही हशर करेंगे जो मिलिटेंट के साथ करेंगे। लोगों को यकीन नहीं आता था। और मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बता दिया था कि अगर तुमने गलती से किसी को मारा, जानबूझ के डराने के लिए कि मैं 4 मुसलमान मारूंगा तो और मारेंगे, 4 हिंदू मारूंगा तो बाकी डर जाएंगे, मैं वो माफ नहीं करूंगा। तो ऐसा ही है। मैं सुबह मिलता था लोगों से, तो मेरे पास एक डेलीगेशन आया कि कुछ हमारे मजदूर, वो मजदूर नहीं, वो जो लाल चौक में वो चलाते हैं रेडी जैसी, वो गुम हो गए हैं 3 दिन से। और हमने वो घर गए थे, लेकिन घर हमने मालूम किया वो घर तो पहुंचे ही नहीं है। मेरा दिमाग इसमें बहुत तेज चलता है। मैंने डेट ली कब की, तो मैं हमेशा पेपर रात को पढ़ता था, रात के 1 बजे और 2 बजे के बीच में। 2 बजे मैं सोता था, 6 बजे उठता था। मैंने पूरे 2.25 साल 4 ही घंटे नींद की। 4 घंटे में 2.5-1 घंटे, 1 घंटा तो बेड में जाने के बाद सोचने ही में लगा था, आज ये क्यों हुआ, वो क्यों होगा, वो कैसे होगा, ये होगा। लेकिन रिजर्व मैंने 4 रखे थे, लेकिन नींद नेट 2.5। और वो कैसे मैं 4 घंटे ही रहूं, उसके लिए भी मैंने इनोवेशन की थी। मैंने 2 घड़ियां स्टॉप वॉच छोटी लाई थी, जो कि अभी भी मैं रखता हूं, कभी अगर जरूरत पड़े।
तो रात को फाइलें वगैरह देखने के बाद मैं आईबी की रिपोर्ट और लोकल पेपर पढ़ता था, और फिर फिर नींद उसमें 1-1.5 घंटा नहीं आती थी। ये कैसे हुआ, वो कैसा, बड़े हादसे पढ़ने को मिलते थे। और 3 दिन में मैं डबल शिफ्ट करता था, तो उससे फुर्सत नहीं। तो मैंने ये पढ़ा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी कहा है कि हमने 3 पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट को मार दिया एनकाउंटर में। ये मैंने पढ़ लिया था, तो मुझे एकदम स्ट्राइक हो गया कि ये 3 या 5 मजदूर वही तो नहीं है। ये वही तो नहीं है। तो मैंने कहा छोड़ दो। ये 3 कोकरना इलाके के थे, और इसमें से मेरे ख्याल से एक बानिहाल का था, बानिहाल बांडीपुरा का, जो इमामत करने वाला लड़का बांडीपुर का था, इधर के थे, हर जगह के अलग अलग। तो मैंने एड्रेस वगैरह इनके लिए, तो अब मैंने उसकी तहकीकात खुद शुरू कर दी। मैंने एक महकमे को, मेरा ये मानना है पूरे हिंदुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन में देखकर, महकमे के लोग अपने महकमे को बचाते हैं अधिकतर। तो मैंने कहा अगर महकमे को बता देंगे तो ये बच जाएंगे। तो मैंने बहुत सारे से आपसे पूछा, मतलब गवर्नमेंट में ही आप क्या हैं, कहाँ कहाँ मुझे 2 महीने के हादसे बताओ, कहाँ कहाँ इनकाउंटर किया, बहुत अच्छा किया है। तो लिस्ट आ गई मुझे, कहाँ कहाँ इनकाउंटर हुआ, 3 में कहाँ मारे हैं, 5 कहाँ मारे हैं, 2 कहाँ मारे हैं, ये किया। फिर मालूम हुआ कि उस दिन कहाँ कहाँ, अपडेट तो खाली मुझे मालूम है, अगले को तो नहीं मालूम। उनसे पूछा ये कहाँ मारे थे, वहाँ मारे थे, हाँ पाकिस्तानी ट्रेन थे। अच्छा, फिर ये कंफर्म हुआ। फिर मैंने पूछा अलग से, भाई ये जो मारते हो, चाहे पाकिस्तानी है या कश्मीरी है या डोडा वाला है, भद्रवा वाला मिलिटेंट है, इनको दफनाते हो? क्योंकि आखिरी रसूमात करना जरूरी है कानून के। मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसे कि थोड़ा आलू की तरह उसको खेल लिया। तो कहा जी दफनाते हैं। तो मैंने कहा भाई मुझे ये जो 2 महीने में, 1 महीने में दफन किए हैं, वो मुझे सब चाहे कि मैं देखने जाऊंगा कभी। तो ये आइडेंटिफिकेशन पहुंच गई कि ये इस दिन वाले यहाँ दफन है, इस दिन वाले वहाँ दफन है, इस दिन। ये अब मैंने बड़े तरीके से, किसी को पता ही नहीं लगा। इस मैंने रेवेन्यू के लोग लाए, या पुलिस के लोग लाए, आईबी के लोग लाए, सीआईडी के लोग लाए, तो मालूम हो। अब मैंने ये जो घर वाले इनके थे उनको बुला लिया और उनको गेस्ट हाउस में रखा है मैंने। तो मैंने कहा पहचाओ, क्योंकि लकली ये विंटर था, तो मुझे मालूम था बॉडी सेफ होंगी अभी। तो मैंने कहा उनको तुम पहचान पाओगे? कहा जी क्या बात करते हैं। किसी ने कहा मेरा बेटा, किसी ने भाई। ठीक। तो सुबह मैंने 2-3 ऑफिसर की, सीनियर पुलिस के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई, इनको साथ ले लो। तब तक मैंने मालूम किया था कौन कौन इसमें। एक जम्मू का ऑफिसर था और 12 या 13 कश्मीरी मुसलमान थे। तो ये दोष भी देना कि हिंदू ही थे, बाकी है सही नहीं है, ये सही नहीं है। एक ही हिंदू ऑफिसर था, बाकी 13 कश्मीरी मुस्लिम ऑफिसर थे मारने वाले, गिरफ्तार होने वाले। हाँ। तो जब कब्रें खोली तो उनने वही ये बच्चे निकले इनके। तो मुझे ऑफिसर ने फ़ोन किया जी यही है। तो मैंने कहा वो 13 आदमियों को पकड़ लो, अरेस्ट कर लो और कार्रवाई शुरू कर दो। तो मुझे मालूम है 15-16 साल तक तो वो जेल में ही थे, अभी मुझे नहीं मालूम। तो बहरहाल उसके बाद सबको यकीन हुआ कि अब छोड़ेंगे, लेकिन छोड़े नहीं गए। नहीं छोड़ेगा क्या? मेरे ख्याल से कुछ लोग उसमें अभी भी जेल में ही हैं। हाँ जेल में हैं।